Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Dear students, today we are going to discuss one more lecture of this chapter, that is hand labor or steam power. इससे पहले हमने जो कल डिस्कस किया द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री, एंड उसके बाद मैंने आपको एक छोटा असाइनमेंट रखा था द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज या इंडस्ट्रियल ग्रोथ. आज जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हो, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. समझ लीजिए ये क्या है, इसका मकसद क्या है. हैंड लेबर एंड स्टीम पावर कहने का मकसद है हैंड लेबर को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम देंगे. बात समझ लेना, हैंड लेबर जो है इसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड देंगे. स्टीम पावर मीन्स इंजन, फैक्ट्रीज, मशीन, इसको हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नाम देंगे. आप समझ लेना, ये टॉपिक इस तरीके का है. टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. यहाँ पे मैं लिखूँ हैंड लेबर जो है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. मैं यहाँ पे मशीन्स लिखूँ, स्टीम पावर और मशीन्स आप हाईलाइट कर सकते हो. हमें बताना है हैंड लेबर, जो आपको मालूम है हैंड लेबर कब हुआ, कब चल रहा था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में, जब मशीन्स नहीं थे तो वर्कर्स काम कर रहे थे. तो हम यहाँ पे वर्कर्स लिख सकते हैं. बात समझ लेना, मशीन्स को यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं फैक्ट्री सिस्टम. हमें बताइए जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्री सिस्टम हुआ, तो ये बताइए आप कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था वो ख़त्म हुआ या वो भी चलता रहा. क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने आते ही अपना कदम जमा दिया? तो क्वेश्चन एक टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. सुनो, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बात समझ लीजिए, व्हाई डिड सम हमें बताइए, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऐसे थे यूरोप में. इंडस्ट्रियलिस्ट्स वो होते थे जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे. यूरोप में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे 19th सेंचुरी में. आप खुद मारे कि जो 19th सेंचुरी में क्या चल रहा था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. वेरी गुड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो हमें बताइए कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स यूरोप के थे 19th सेंचुरी में, वो क्यों प्रेफर कर रहे थे हैंड लेबर, जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हैंड लेबर क्यों वो प्रेफर करते हैं रादर देन स्टीम पावर, स्टीम इंजन. वो हैंड लेबर को क्यों प्रेफर कर रहे थे मशीनों के बदले. अगर मशीन पीरियड चल रहा था, अगर मशीनरी एज चल रहा था, फिर भी सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स यूरोप में क्यों प्रेफर कर रहे थे हैंड लेबर. ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा. फिर से मैं कहता हूं, हमें कंपेयर करना है, एक साइड में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक साइड में कंपेयर करना है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ये ऐसा समझ लीजिए आप, मैं एग्जांपल दूंगा. आज 21st सेंचुरी में हमारे पास मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया. हम मोबाइल के ज़रिए बात कर सकते हैं अपने नेबर के साथ, अपने भाई के साथ. फिर भी हम आज क्यों इस्तेमाल करते हैं वही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना चिट्ठी भेजते हैं अपने भाई को जो बाहर पढ़ता था. तो आज 21st सेंचुरी में ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए यहाँ पे वही एग्जांपल है. अगर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, मशीन वजूद में आई, फैक्ट्रीज वजूद में आई, फिर भी क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट्स 19th सेंचुरी में प्रेफर कर रहे थे हैंड लेबर, हाथों से काम करना, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चल रहा था? सुनो क्यों. इट इज़ बिकॉज, इसका मसला क्या था, मेन वजह क्या थी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेफर क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पता था देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर इन यूरोप. इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पता था कि यूरोप में शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं था. जब बेटा लेबर शॉर्टेज होगा, कम लेबर्स मिलेंगे, हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कम मिल रहे हैं, तो एग्जैक्टली वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे. बात समझ लेना, अगर हमारे पास ज़्यादा लेबर्स है तो वेजेस बिल्कुल कम रहेंगे. तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पता है कि हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर शॉर्टेज नहीं है, फिलहाल हम इन्हीं से काम चलाएंगे, हैंड लेबर से. सेकंड, जो मैंने बता दिया कि जब लेबर शॉर्टेज नहीं है, देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ हाई वेज कास्ट्स, कि वो डिमांड नहीं कर सकते थे हाई वेज. इनको मालूम है अगर कम लेबर्स होंगे वो डिमांड करेंगे, तो हमारे पास अल्टरनेटिव है मशीन. और इस वक्त इनको मालूम है हमारे पास लेबर ज़्यादा है, ये डिमांड नहीं कर सकते हैं, तो हम मशीन को फ़िलहाल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम फ़िलहाल लेबर्स को रखेंगे. उसके बाद नंबर थर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट्स डिड नॉट विश टू रिप्लेस हैंड लेबर विथ मशीन्स दैट कुड रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स.
2 पॉइंट्स हियर। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मालूम था कि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स बनी, एकदम हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं मशीन्स को, हम वहाँ पे लेबर्स को नहीं निकाल सकते हैं, हम मशीन्स को एकदम इस्तेमाल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो मशीन है इसमें ज़्यादा खर्चा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता था। अगर एक ही दफ़ा मशीन ख़राब होती थी तो उसको ठीक करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता था, और ठीक करने का जो तजुर्बा है या ठीक करने का नॉलेज जो उस वक़्त मैं कहूँगा मैकेनिक या इंजीनियर अवेलेबल नहीं थे, तो उस वक़्त इन्होंने यही समझा कि हमारे पास काम चल रहा है, लेबर्स है। तो दैट इज़ वाई द थर्ड पॉइंट इज़, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो नहीं चाहते थे कि हम लेबर्स को यहाँ से निकाल देंगे और मशीन इंट्रोड्यूस करेंगे। 2 काजेज़, एक तो मशीन में जब लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, एंड नंबर सेकंड, अगर मशीन ख़राब होगी तो इसको रिपेयर करने में टाइम लग जाएगा। तो फिर क्वेश्चन आपके तरफ से ये आएगा, फिर कब किया? और उस वक्त कर सकते थे, उस वक्त वर्ल्ड में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा थी। अगर मशीन ख़राब हो चुकी थी, अगर आज एक मशीन है, उस वक्त 19वीं सेंचुरी में एक मशीन थी, आज तो हज़ारों की मशीनें, एक ख़राब हो चुकी हो जाएगी तो दूसरे को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थर्ड है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इसीलिए प्रेफर मशीन को नहीं किया, एक तो इसमें खर्चा ज़्यादा थे, सेकंड अगर एक बार ये ख़राब हुआ तो इसको रिपेयर करने में टाइम लग जाएगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। नंबर 4th काज क्या है? वाई डिड सम इंडस्ट्रीज इन यूरोप प्रेफर हैंड लेबर और मशीन? बेटर फिनिश्ड, केयरफुल डिजाइनड एंड स्पेसिफिक शेप्स ऑफ गुड्स कुड बी गिवन मैनुअली एंड नॉट ऑन मशीन्स। कहा जाता है कि जो यूरोप में प्रोडक्ट्स बनते थे, जो यूरोप के प्रोडक्ट्स थे, वहाँ पे जो लोगों की डिमांड होती थी, वो किन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती थी? जो बेटर फिनिश्ड होगा, याद रखना, जिसकी फिनिशिंग बेटर होगी, जो केयरफुली डिज़ाइन किया हुआ होगा, एंड स्पेसिफिक उसके अच्छे शेप्स होंगे, और वही गुड्स मार्केट में चल रहे थे। अब मार्क कीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल आप दूंगा कि अगर बेटर फिनिश्ड आपको हम लेंगे, हम तो अपने लिए फेरन तैयार कर रहे हैं, अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, तो उसमें हम बाद में वो हाथों से काम करवा रहे थे, जिसको हम कहते हैं क्या, वो कश्मीरी में हमें उसको तिल लगाना है। तो वो फिनिश्ड गुड अगर हमें वो लगाना है अपने फेरन पे, तो हम प्रेफर करते हैं कि ये हाथों से काम होना चाहिए, न कि मशीन के साथ काम होना चाहिए, क्योंकि मशीन के साथ वो काम बेटर नहीं होता है, बेटर फिनिश्ड नहीं होता है, वो अच्छा केयरफुली डिज़ाइनड नहीं होता है, उसकी अच्छी शेप नहीं होती है। तो बेटर फिनिश्ड, केयरफुल डिज़ाइनर एंड स्पेसिफिक शेपर्स जो प्रोडक्टों की बननी चाहिए, ये ओनली मैंने क्लॉथ की एग्जांपल दे दी है, बाकी प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी बेटर फिनिशिंग होंगे, वो किससे बेटा होता था? वो हाथों से होता था, न कि मशीनों के ज़रिए होता था। इसीलिए कि वर्ल्ड में उस वक्त डिमांड थी उन्हीं प्रोडक्ट्स की जिनकी बेटर फिनिश्ड होगी, जो केयरफुली डिज़ाइनर होगा, जो स्पेसिफिक शेप्स होंगे। तो उस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, उन्होंने बेटा इसलिए हाथों का काम पसंद किया, वर्कर्स पसंद किए, rather than initial stage में rather than machines. Then the next is जो हैंड मेड आइटम्स होते थे, जो भी हैंड मेड आइटम होगा, चाहे वो क्लोथ्स की बात करेंगे हम कोई हमें वो टूल्स की बात करेंगे, जो टूल्स हमें फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन के लिए होगा, जो भी प्रोडक्ट उस वक्त हैंडमेड से बनता था, उसकी डिमांड यूरोप में ज़्यादा नोबल्स, हाई क्लास पीपल डिमांड कर रहे थे। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थे, आल्सो मिडिल क्लास। तो हम कहेंगे इन नटशल ऑल द पीपल इन यूरोप दे डिमांडेड विच थिंग, वही चीज़ वो ज़्यादा डिमांड कर रहे थे जो हाथों से बनाया है। क्यों? अब हाथों से क्यों वो डिमांड कर रहे थे? बिकॉज हाथों से जो काम होता था वो वेल डिज़ाइनड होता है, वेल डेकोरेटेड होता है, बेटर फिनिश्ड होता है, केयरफुली डिज़ाइनड होता है, उसकी शेप जो होती है वो बहुत अच्छी होती थी। तो इसीलिए 19वीं सेंचुरी में
जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ़िलहाल मशीन्स को रोक दिया। फिर से मैं कहता हूँ, लेबर शार्टेज नहीं था, वेज कास्ट का मसला नहीं था, मशीन्स अगर एक बार ख़राब होती थी, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें होता था, इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेफर करते थे हैंड लेबर, बेटर फिनिशड, केयरफुल डिज़ाइनर, स्पेसिफिक शेप्स जो प्रोडक्ट्स की होती हैं वो हाथों से बनती थी न कि मशीन से, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पसंद करते थे, इंट्रोड्यूस करते थे। और सबसे बढ़िया पॉइंट जो है दैट इज़ कि जो ग्रेट डिमांड जो वर्ल्ड में होती थी यूरोप में नोबल्स की या कॉमन पीपल की या एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ की, वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स की, बिकॉज दैट इज़ वेल डिज़ाइनड एंड वेल डेकोरेटेड। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, हर साल एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपके नोट आपने लिए भी नोट, इंशाल्लाह स्टडी मटेरियल पे भी आपको इस तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे, वही 5 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, हर एक पॉइंट का आपको 1-1 मार्क्स और 5 मार्क्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट रहेगा आपको, वाई पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली डिक्लाइनड बाय द एंड ऑफ। अब हमारा जो टॉपिक है वो अब डाइवर्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया की तरफ से, कि इंडिया में जो पोर्ट है सूरत एंड हुगली वो हम कल डिस्कस करेंगे, वो डिक्लाइन क्यों हुआ, नया कुछ कौन सा बना, क्यों हुआ ऐसा, वो असाइनमेंट आप लिखोगे। और बाकी जो इसमें टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही मार्क कीजिए, आपके पेपर पे होगा। तो होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम होगी कहीं समझ में नहीं आया, कॉल मी और टेक्स्ट मी। खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।